नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड पार्ट थर्ड की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड पार्ट थर्ड की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज अपने अध्ययन का जो सब्जेक्ट है पंजाब का विलय। पंजाब का विलय, पंजाब का विलय, ये पार्ट फर्स्ट है। क्लियर बच्चों? यह बीए बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में है, जो इसमें क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव और उसका किन प्रकार अंग्रेजी शासन में विलय हुआ, इनके बारे में विस्तृत जानकारी के जो आपको बताई जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो अपना टॉपिक है बीए बीए पार्ट थर्ड में है क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव, उसमें मैसूर, पंजाब और अवध। तो इसमें से ये सेकंड वाला है पंजाब। तो पंजाब का उद्भव किस प्रकार हुआ, स्टेट कैसे बनी और किस प्रकार उसका अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ, इन आदि बातों की चर्चा परिचर्चा आपके साथ जारी रहेगी। इससे पहले वाली क्लास में मैंने मैसूर के बारे में बताया था और आज हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब की जो आपकी भौगोलिक स्थिति है वो आपको चूंकि पता होगी कि ये इस प्रकार जनरली नक्शा बना रहा हूँ। ये पंजाब उस समय भारत का हिस्सा था और इस जगह ये पूरा का पूरा जो इलाका था वह पंजाब कहलाता था। और पंजाब के साथ मुगल काल में भी पंजाब मुगल साम्राज्य के अधीन ही आता था, किंतु औरंगजेब ने अंतिम जो 10वें गुरु थे उनसे उनकी लड़ाई हुई थी और उनकी हत्या करवा दी। उनके बाद पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना उन्हीं ने की थी और किस प्रकार उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया और अपनी एक अलग से स्टेट बनाई और पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की और अंग्रेजी शासन से भी इन्होंने लोहा लिया और किस प्रकार लास्ट में जाकर पंजाब का भी अंग्रेज ब्रिटिश शासन में विलय हो जाता है। तो इसकी चर्चा परिचर्चा हम करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से पंजाब इस तरफ है, उत्तर पश्चिमी सीमांत पर। पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता और सिखों का उत्थान, मुगल शासकों के अत्याचारों का सामना करने, सिखों को एकता सूत्र में बांधने तथा उन्हें सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करने का कार्य उनके 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका गठन प्रजातांत्रिक पद्धति पर किया गया था। अब गुरु का पद समाप्त कर दिया गया और ग्रंथ साहब, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उन्हें ग्रंथ साहब कहते हैं, सिख संप्रदाय के मार्गदर्शक माने जाने लगे, यानी वह पवित्र पुस्तक अब मार्गदर्शक बन गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिखों को पंजाब के मुगल सूबेदारों और बाद में अफगानिस्तान के शासकों से जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा। एक और तो इनके अफगानिस्तानों से और दूसरी ओर मुगल जो सूबेदारों है उनसे संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जो भी बाहरी आक्रांत आता था वो पंजाब से होकर ही आता था, अतः दोनों से संघर्ष करना पड़ा। 18वीं सदी के मध्य में मुगलों को केंद्रीय सत्ता काफी कमजोर हो गई और वहां पंजाब के लोगों के जान माल की हिफाजत करने के लिए सर्वथा असमर्थ थे, यानी मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो वह पंजाब के लोगों की जान और माल की सुरक्षा करने के लिए इतने योग्य नहीं रहे, अतः यह एक समस्या उठ खड़ी हुई। पंजाब के चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। नादिर शाह के आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था का अंत भी न हो पाया था कि अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण शुरू कर दिया। धीरे धीरे पंजाब, सरहिंद, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर और सिंध के प्रांत पर अफगान विजेताओं ने अपना अधिकार जमा लिया, परंतु अफगानों का यह अधिकार स्थायी न रह सका। अफगान शासकों की निर्बलता के कारण यहाँ अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन परिस्थितियों ने सिखों को छोटे छोटे राज्य स्थापित करने का सुअवसर प्रदान किया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद सिखों ने अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करने का विचार उत्पन्न किया, यानी सिख धर्म के जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ये सोचा कि हमारी जान माल की सुरक्षा अगर करनी है तो हमें स्वयं को ही करनी है, अतः इसके लिए वह सोचने लगे।
1745 में उन्होंने अपने आप को 100 व्यक्तियों के छोटे छोटे दलों में संगठित कर लिया। प्रत्येक दल का एक नेता होता था और दल के सभी सदस्य नेता का आदेश का पालन करते थे। विभिन्न दल समानता और बंधुत्व की भावना के आधार पर मिला जुला कार्य करते थे। 1748 में सभी दलों ने मिलकर दल खालसा का संगठन किया। दल खालसा में सम्मिलित सभी दलों को पुनः 11 जत्थों में विभाजित किया, यानी 100 के जो दल थे उनमें एक नेता होता था। सभी जत्थे फिर एक हो गए और उनको फिर 11 जत्थों में विभक्त कर दिया। बाद में इन्हें मिसलों के नाम से पुकारा जाने लगा, यानी ये जो जत्थे थे उनको मिसल कहा जाने लगा, यानी 11 मिसलें थी कहा जाने लगा। दल खालसा में एकता कायम करने की दृष्टि से एक समिति का गठन किया गया, जिसमें सभी मिसलों के नेताओं को सम्मिलित किया गया, यानी एक परिषद बनी जिसमें 11 जो उसके प्रमुख व्यक्ति थे वो सम्मिलित हुए। यह समिति दल खालसा के कार्यों का संचालन करती थी। दल खालसा ने अपने लोगों को विदेशी आक्रांताओं से लूट खसोट, मुगल अधिकारियों के अत्याचारों से सुरक्षा देने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप पंजाब के किसान वर्ग तेजी के साथ सिख धर्म में सम्मिलित होता गया। दल खालसा ने लोगों के जान माल की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया था। इसके लिए नियमित आय की आवश्यकता अनुभव हुई। परिणाम स्वरूप राखी प्रथा शुरू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत जिस गांव की सुरक्षा का दायित्व दल खालसा अपने ऊपर लेता था, उस गांव के लोगों को अपना आय का 1/5 भाग, लगभग 20% भाग देना दल खालसा को देना था। इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। इस प्रथा की शुरुआत के साथ ही सिख मिसलों के नेताओं के राजनीतिक अधिकार प्रारंभ हो गए। धीरे धीरे उनकी सैनिक शक्ति भी सबल होती गई। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के बाद अफगानों की निर्बलता का स्थानीय शक्तियों ने पूरा लाभ उठाया। पराक्रमी और योग्य सिख सेनाओं ने पंजाब के भिन्न भिन्न भागों में अपने राज्यों की स्थापना कर ली। धीरे धीरे संपूर्ण पंजाब में 12 छोटे छोटे सिख राज्य स्थापित हो गए, यानी धीरे धीरे 12 सिख राज्य स्थापित हो गए। इस समय सिखों के सामने 2 महत्वपूर्ण समस्या थी। वे अफगान आक्रमण से पंजाब की सुरक्षित रखना चाहते थे और पंजाब में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना भी उन्हें पसंद नहीं थी। न तो वो मुगलों की अधीनता चाहते थे, न अफगानों की अधीनता चाहते थे। पंजाब के स्थानीय मुगल अधिकारी भी मौजूदा स्थिति का लाभ उठाकर अपने लिए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। वहीं मुगलों के जो स्थानीय अधिकारी थे वो भी अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार की स्थिति में सिखों के जो सफलता मिली, उसका एक कारण उनका दृढ़ संकल्प था तथा संकट के समय एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना था। दूसरा कारण उनकी गतिशील घुड़सवार सेना थी। एक अन्य कारण सिखों द्वारा छापामार युद्ध नीति का प्रयोग था और अंतिम कारण दल खालसा के प्रति निष्ठा की भावना तथा अफगानों एवं मुगलों के प्रति प्रतिशोध लेने की इच्छा थी। उनकी मिसल व्यवस्था ने भी उनकी एक लचीली संघीय व्यवस्था के अंतर्गत समान धर्म, समान राजनीतिक आवश्यकताओं को प्रोत्साहित कर एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। परंतु समय के साथ सिख नेताओं में आपसी झगड़े भी उठ खड़े हुए और वे अब आपस में लड़ने लगे। परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली संघ की स्थापना न कर सके और आगे चलकर रणजीत सिंह को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। रणजीत सिंह को शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। अब हम पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह मुख्य रूप से अपने अध्ययन का विषय यह है। मैंने अभी तक उसकी प्रारंभिक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। 1780 को सुकर चकिया मिसल के नेता महासिंह के यहाँ हुआ था। उस समय पंजाब में जो 12 मिसलें थी उसमें सुकर चकिया मिसल का प्रभाव क्षेत्र काफी कम था, यानी जो 12 मिसलें थी उनमें सुकर चकिया मिसल का जो प्रभाव क्षेत्र था वो काफी कम था। रणजीत सिंह अपने पिता महासिंह की इकलौती संतान थे, अतः लाड़ प्यार के कारण उनकी बौद्धिक विकास
बौद्धिक शिक्षा की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, अतः वह अनपढ़ ही रह गए। यानी दूसरे शासक अनपढ़, तीसरे शासक अकबर, ऐसे प्रकार 3 शासक तो आपके सामने हैं, हैदर अली, रणजीत सिंह जी और अकबर। तीनों अनपढ़ शासक थे, ध्यान नहीं दिया गया, वह अनपढ़ रह गए कि परंतु घुड़सवारी, शस्त्र संचालन, युद्ध कला में वह पारंगत हो गए। 1792 को महासिंह का आकस्मिक निधन हो गया और 12 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के सरदार बन गए। थोड़े वर्षों के बाद उनकी माता राजकौर ने उनकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। रणजीत सिंह की सास सदा कौर कन्हैया मिसल की मुखिया थी। वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने भी प्रारंभिक दिनों में रणजीत सिंह की सरदारी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा उसके सुझाव पर सुकरचकिया कन्हैया मिसलों की सेनाओं की संयुक्त कर रामगढ़िया मिसल पर आक्रमण किया और यह अभियान असफल रहा, परंतु रणजीत सिंह के हृदय में विजय की लालसा जाग उठी। 17 वर्ष की आयु में वह अपनी माता और सास की संरक्षिता से मुक्त हो गया। उसने अहलुवालिया मिसल के फतेह सिंह से मैत्री संबंध स्थापित किए और फिर अपनी सत्ता के विस्तार में जुट गया। एन.के. सिन्हा का मत है कि रणजीत सिंह का उत्कर्ष राजनीतिक, मैत्री तथा वैवाहिक संबंधों की सहायता से ही हुआ था। उनका कथन काफी सही है। 1793 में जमान शाह अफगानिस्तान का शासक था। अब किस प्रकार रणजीत सिंह को राजा की उपाधि मिली वो देखेंगे। 1793 में जमान शाह अफगानिस्तान का शासक था। उन्होंने 1795, 96 और 1798 में पंजाब के आसपास क्षेत्रों में आक्रमण किए। उसका विचार है कि भारत में अफगान राज्य का विस्तार करना था। 1798 में अभियान में उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। इसी समय अफगानिस्तान में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसे तत्काल वापस उसे लौटना पड़ा। वापसी में उसकी 12 तोपें झेलम नदी के दलदल में फंस गई, परंतु जमान शाह के पास इतना समय नहीं था कि वह तोपों को निकालने के लिए ठहरता। इस अवसर पर रणजीत सिंह ने तोपें निकलवाकर उसके पास पहुंचाने का वादा किया और अपने वादे को पूरा भी किया। जमान शाह ने प्रसन्न होकर रणजीत सिंह को राजा की उपाधि और लाहौर की सूबेदारी प्रदान की। यानी रणजीत सिंह को शासक की उपाधि मिली जमान शाह के द्वारा। राज्य विस्तार। उन दिनों लाहौर पर भांगी मिसल का अधिकार था। रणजीत सिंह ने उन्हें परास्त करके लाहौर पर अपना अधिकार जमा लिया। लाहौर विजय से रणजीत सिंह का प्रभाव बढ़ गया। 1801 में अफगानिस्तान में राजक्रांति हो गई। जमान शाह को उसके सौतेले भाई ने अपदस्थ कर दिया। मौके का फायदा उठाते हुए रणजीत सिंह ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और पंजाब के महाराज की पदवी धारण की। यह इस बात का संकेत है कि रणजीत सिंह सिखों की कमजोर संघीय व्यवस्था को समाप्त करके एक तंत्रीय शासन की स्थापना का स्वप्न देख रहा था। सर्वप्रथम जम्मू पर चढ़ाई की और वहां के राजा को अपनी अधीनता में लाने के लिए विवश किया। तत्पश्चात अकलगढ़, कासूर, गुजरात, चिन्नत, बंग, कांगड़ा आदि पर भी अधिकार कर लिया। 1805 में उसने सिखों के पवित्र स्थान अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। अब वह भी सभी सिख सरदारों का सरदार हो गया। उसके नेतृत्व में पंजाब में एक शक्तिशाली सिख राज्य का संगठन हुआ। रणजीत सिंह और मराठे, यानी किस प्रकार रणजीत सिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया, किस प्रकार जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की, आदि बातें इसमें समझाई गई है। रणजीत सिंह और मराठे। रणजीत सिंह सर्वप्रथम महादजी सिंधिया ने अपनी प्रतिनिधि को रणजीत सिंह के पास अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा। यानी महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों के विरुद्ध रणजीत सिंह से सहायता प्राप्त करने के लिए आए, परंतु रणजीत सिंह ने अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए सहायता देने से इनकार कर दिया। 1805 में अंग्रेजों से परास्त होने के बाद प्रसिद्ध मराठा सेनानायक जसवंत राव होलकर अपनी सेना सहित पंजाब जा पहुंचा और अंग्रेजों के विरुद्ध रणजीत सिंह से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उधर अंग्रेज ने रणजीत सिंह से कहा कि वे मराठों को सहायता न दे, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। काफी शोर विचार के बाद रणजीत सिंह ने मराठों को सहायता देने से इनकार कर दिया और उन्हें पंजाब से चले जाने को कहा। इस प्रकार रणजीत सिंह ने समय अनुकूल कदम उठाकर अपने को संकट से बचा लिया। यानी मराठों की अगर आप बात करेंगे, सहायता करेंगे तो आपको हमसे युद्ध लड़ना होगा। अतः रणजीत सिंह ने इसी में भलाई समझी कि मराठों को मना कर दिया और इस प्रकार समय अनुकूल कदम उठाकर अपने आप को संकट से बचा लिया। नेक्स्ट, सतलज के पार राज्य। दल खालसा के अंतर्गत 11 जत्थे संगठित किए गए। उनका कार्य क्षेत्र सतलज के उत्तर पश्चिम की ओर था। 12वीं मिसल फूल कलिया ने सतलज के पार अपना प्रभाव बढ़ाया, यानी एक सतलज के उस तरफ थी। इस समय पटियाला, जिंद, नाभा आदि राज्य पर इसी मिसल के वंशजों का शासन था। रणजीत सिंह सभी सिख राज्यों को मिलाकर एक प्रबल सिख राष्ट्र बनाने का
निर्माण चाहता था। इसके लिए सतलज पार का राज्य को जीतना जरूरी था। 1806 में उसे अवसर प्राप्त हो गया। नाभा और पटियाला में संघर्ष छिड़ गया। नाभा के राजा ने रणजीत सिंह की सहायता की याचना की। रणजीत सिंह सेना से पहुंचा और पटियाला के राजा को परास्त कर दिया। पटियाला ने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली। नाभा और जिंद राज्य ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1807 में रणजीत सिंह ने पुनः सतलज पर आक्रमण किया और अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़, फिरोजपुर पर धावा मारा। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तटस्थता की नीति का पालन कर रही थी और अभी भी यमुना नदी तक ही अपनी सीमाएं निर्धारित किए हुए थी, परंतु रणजीत सिंह के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज चिंतित हो उठे। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने फूल कलियां मिसल पर भी अपना अधिकार कर लिया, किंतु जस्ट उसे आगे ये पता चला कि अंग्रेज भी आगे खड़े हैं, तो अंग्रेज के लिए भी चिंता की बात थी कि रणजीत सिंह पड़ोसी हो गया, वो भी चिंतित हो उठे। अब रणजीत सिंह और अंग्रेज आमने सामने आ गए। रणजीत सिंह के उदय के बाद सिखों और अंग्रेजों का पहला प्रत्यक्ष संपर्क 1800 ईस्वी में हुआ। इस समय अंग्रेजों की नीति, अंग्रेजों और रूस के मध्य रणजीत सिंह के राज्य को एक अंतस्थ राज्य यानी बफर स्टेट, यानी एक तरफ अंग्रेज एक तरफ रूस, उनके बीच में बफर स्टेट था रणजीत सिंह का शासन राज्य स्थापित करना था, क्योंकि उस समय रूस मध्य पूर्व की तरफ कदम बढ़ा रहा था। इसी बात की आशंका थी कि कहीं वह ईरान और अफगानिस्तान के संबंध स्थापित करके भारत पर आक्रमण न कर दे। ऐसी स्थिति में अंग्रेज रूसियों से पंजाब अथवा पंजाब के आगे बढ़कर लड़ना चाहते थे, यानी अंग्रेज और आगे बढ़कर पंजाब से आगे बढ़कर लड़ना चाहते थे। परंतु चूंकि अंग्रेज भारत में अपनी शक्ति मजबूत संगठित नहीं कर पाए थे, अतः वह अधिक सक्रिय नीति नहीं अपना पाए। परंतु 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में कंपनी की स्थिति सुधर चुकी थी। इस समय पूर्वी अफगान शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, अतः कंपनी के लिए उत्तर पश्चिमी सीमांत की तरफ ध्यान देना आवश्यक था। तदनुसार वेलेस्ली ने मुंशी यूसुफ अली को अमूल्य भेंट के साथ रणजीत सिंह के दरबार में भेजा और अनुरोध किया कि वे जमान साहब की सहायता न दें। परंतु जमान शाह के आक्रमण का भय का अंत होते ही मुंशी यूसुफ अली को रणजीत सिंह के दरबार से वापस बुला लिया, यानी अवसर के लिए उसको भेजा, अवसर पूरा हुआ और उसे वापस बुला लिया यूसुफ अली को अंग्रेजों ने। दोहरी चाल चली। रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों के प्रथम संपर्क के परिणाम अच्छे निकले। जैसे कि बताया जा चुका है, रणजीत सिंह ने मराठा सरदार सिंधिया और होलकर को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने से मना कर दिया था। इसका परिणाम भी अच्छा निकला। 1806 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ मित्रता और सहयोग की संधि कर ली, यानी उसके मित्र बने रहे और सहयोगी बना लिया। 1806 में मित्रता और सहयोग की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि पंजाब से अपनी सेना हटा लेंगे और मराठों को पंजाब में उपद्रव नहीं करने देंगे। यह वचन भी दिया कि जब तक रणजीत सिंह अंग्रेजों के प्रति मैत्री भाव रखेगा तब तक रणजीत सिंह के राज्य का आक्रमण नहीं करेंगे, यानी रणजीत सिंह तब तक हमारा मित्र है जब तक वो चाहता है, वो हमारे विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा तो हम भी उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, तब तक वे रणजीत सिंह के राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस संधि से दोनों के मध्य संबंध स्थापित कर दिए और भावी संबंधों को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया। परंतु जब रणजीत सिंह ने सतलज पार कर राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयास किया तो अंग्रेज चिंतित हो उठे। उन्होंने रणजीत सिंह की बढ़ती हुई शक्ति रुचिकर नहीं लगी और उन्हें नियंत्रित करने को उत्सुक हो उठे। संयोगवश सतलज पार के सिख राज्यों ने कंपनी से रणजीत सिंह के विरुद्ध संरक्षण की मांग की, यानी सिख राज्यों ने भी रणजीत सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से मांग की संरक्षण में लेने की। परंतु इस समय यूरोप में घटित होने वाली घटनाओं ने कंपनी को जल्दबाजी से रोका। अंग्रेजों को यह आशंका थी कि नेपोलियन मध्य एशिया के मार्ग से उनके भारतीय राज्यों पर आक्रमण कर सकता था। कंपनी एक तरफ तो रणजीत सिंह को सतलज पार बढ़ाने से रोकना चाहती थी और दूसरी ओर नाराज भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फ्रांसीसियों के संभवतः आक्रमण के विरुद्ध उसे रणजीत सिंह के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती थी। अतः चार्ल्स मेटकाफ नामक सुयोग्य अधिकारी को सितंबर 1808 में रणजीत सिंह से बातचीत करने के लिए लाहौर भेजा। इसी समय अंग्रेजों के प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान के शासक के पास भेजा। इससे रणजीत सिंह दुविधा में पड़ गया, यानी अफगानिस्तान के शासक के पास भी भेजा और रणजीत सिंह के पास भी अंग्रेजों ने सैनिक अधिकारी भेजे। अतः रणजीत सिंह कंफ्यूज हो गया। वह अंग्रेजों की नीति को ठीक से न समझ पाया, क्योंकि अफगान शत्रु से सिखों के शत्रु थे। ऐसी स्थिति में बातचीत लंबी होती गई। अंग्रेजों ने अनुभव किया कि बिना शक्ति प्रदर्शन के रणजीत सिंह झुकने वाला नहीं है। अतः फरवरी 1809 में ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना सतलज पार की ओर बढ़ी। तब सतलज पार कर सिख सरदारों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। रणजीत सिंह को स्पष्ट कह दिया गया कि अंग्रेज अपने प्रस्तावों को मनवाने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं।
अप्रैल 1809 को दोनों के मध्य अमृतसर की संधि हो गई। 1809 अमृतसर की संधि इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि 1809 मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य, जिसकी शर्तें निम्न हैं। दोनों पक्षों ने स्थायी रूप से मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया, यानी दोनों जो पक्ष हैं वो स्थायी रूप से मित्रता स्थापित रखेंगे। पूर्व की ओर सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की सीमा निर्धारित किया गया। सतलज के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रणजीत सिंह खुली छूट दे दी गई। इन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। रणजीत सिंह ने सतलज पार के राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार कर लिया और उन पर न आक्रमण करने का वचन दिया, यानी आक्रमण नहीं करेगा। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। चौथी, कोई भी पक्ष सतलज के किनारे अधिक सेना नहीं रखेगा, परंतु सतलज के पार के 45 परगने जो रणजीत सिंह के अधिकार में थे, वह आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रणजीत सिंह सेना अवश्य रखेगा, यानी उसके पार जो 45 परगने हैं उन पर रणजीत सिंह की सेना रहेगी, ताकि वहाँ की जो आंतरिक स्थिति है, सुरक्षा है, वो बनाए रहे। किसी भी पक्ष द्वारा संधि का एक भी धारा का उल्लंघन संपूर्ण संधि का उल्लंघन माना जाएगा, यानी संधि की एक धारा को अगर कोई तोड़ेगा तो पूरी पूरी संधि ही निरस्त मानी जाएगी। अमृतसर की संधि के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। प्रोफेसर एन के सिन्हा का मत है कि रणजीत सिंह को कूटनीतिक पराजय सहन करनी पड़ी और अपने गर्व को जेब में रखकर अपमान का घूंट निगलना पड़ा। मेटकाफ का भी मानना है कि रणजीत सिंह साहसी कार्य, मेटकाफ ने यह संधि की थी, इसने भी अपनी संधि में अपने विचार रखे हैं। रणजीत सिंह साहसी कार्यों के लिए प्रसिद्ध नहीं था। जिन परिस्थितियों में उसे संधि करनी पड़ी, उससे साफ पता चलता है कि उसने सैनिक दबाव में आकर संधि की थी। रणजीत सिंह का इरादा सतलज के पार सिख राज्यों को नियंत्रण में लाकर एक शक्तिशाली संगठित सिख राज्य की स्थापना करना था। अमृतसर की संधि ने उसके इरादे पर पानी फेर दिया। अब वह सतलज पार नहीं बढ़ सकता था। इसके विपरीत कंपनी के राज्यों की सीमा सतलज नदी तक जहां पहुंची। अब उनके लिए सिख राज्यों की गतिविधियों पर निगरानी रखना सरल हो गया। कुछ इतिहासकारों ने अमृतसर की संधि रणजीत सिंह की कूटनीतिक पराजय मानते हैं, बल्कि रणजीत सिंह को कूटनीतिक अकुशलता भी बताते हैं। कन्निंघम ने लिखा है कि रणजीत सिंह उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य विस्तार का अवसर मिल गया, क्योंकि अब उसे राज्य की दक्षिण सीमा सुरक्षा की चिंता न रही। उनका मानना यह है कि महान ब्रिटिश शक्ति से साथ मैत्री कर लेने से रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। सत्य जो भी हो, इतना निश्चित है कि रणजीत सिंह के सामने संधि करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रणजीत सिंह अपने नवोदित राज्य की सीमित शक्ति से भली भांति परिचित था और इसलिए उसने शक्तिशाली अंग्रेजों को चुनौती देकर अपना सर्वनाश आमंत्रित करने की गलती नहीं की। वह अपने राज्य को संभावित खतरे से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसने टकराने के स्थान पर घुटने टेकने की नीति अपनाई। सतलज पार करके सिख सरदार पहले ही अंग्रेजों का दमन पकड़ चुके थे। अंग्रेजों के साथ लड़े जाने वाले युद्ध में अन्य सिख सरदारों के सहयोग पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी सिख ही उनका साथ देना दे, ये बात भी पहले रणजीत सिंह जानता था। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी राज्य में विस्तार रणजीत सिंह का। अमृतसर संधि के कारण जब रणजीत सिंह का राज्य सतलज पार प्रसार अवरुद्ध हो गया तो उसने उत्तर पश्चिम की ओर अपनी सीमा का विस्तार करने का फैसला किया। 1809 ईस्वी में कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया। 1815 में अफगानों के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें उसे सफलता मिली। बाद में सिखों ने अटक के अधिकार कर लिया। मुल्तान पर 1802 में ही रणजीत सिंह की नजरें गड़ी हुई थी, परंतु सफलता 1818 में मिली। 1819 में रणजीत सिंह की सेना ने कश्मीर पर आक्रमण किया। कश्मीर के अफगान सूबेदार को परास्त किया। कश्मीर पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। कश्मीर विजय रणजीत सिंह की महान सफलता मानी जाती है। इससे उसके राज्य की सीमाएं तिब्बत और चीन से जा टकराई। 1821 में दोआब में स्थित मंकेरा राज्य पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। 1823 ईस्वी में सिख सेना ने पेशावर पर आक्रमण किया। इस बार अफगानों ने जमकर लोहा लिया, किंतु रणजीत सिंह विजय हुआ। 1834 में पेशावर के क्षेत्र सिख राज्यों में मिल गया। परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह के राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम तक पहुंच गई। इसी बीच सतलज की पश्चिमी और उत्तर में स्थित विभिन्न छोटी छोटी मिसलों को जीतकर उसने एक सिख राज्य में मिला लिया। इस प्रकार रणजीत सिंह ने एक विशाल एवं शक्तिशाली राज्य का संगठन करके शानदार सफलता प्राप्त की। 27 जून 1839 को 59 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह
का निधन हो गया, यानी रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने खूब सिख राज्य का उदय किया, कश्मीर तक उसने अधिकार कर लिया, तिब्बत और चीन तक उसकी सीमाएं जा पहुंची। 1819 के बाद अंग्रेजों के साथ संबंध। अमृतसर की संधि को लेकर रणजीत सिंह की मृत्यु तक रणजीत सिंह और अंग्रेजों के आपसी संबंधों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला 1809 से 1831, दूसरा 1831 से 1839। प्रथम काल में दोनों पक्षों के बीच सद्भावना बनी रही, विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। जब सतलज के पश्चिम में स्थित सिख सेना ने रणजीत सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों का संरक्षण की याचना की तो अंग्रेजों ने उन्हें संरक्षण देने से मना कर दिया। वह संधि का पालन करते हुए रणजीत सिंह के राज्य विस्तार में हस्तक्षेप नहीं किया। इसका संभावित कारण शायद यह था कि उस समय अंग्रेज भारत के अन्य भागों में अपनी सत्ता सुदृढ़ करने में लगे थे, अतः उन्हें पंजाब के मामलों में टांग अड़ाना उचित नहीं समझा। रणजीत सिंह ने भी अपनी तरफ से संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं किया। जब 1816 में कंपनी को नेपाल युद्ध, 1824 में बर्मा युद्ध में फंस जाना पड़ा, तब रणजीत सिंह ने परिस्थितियों का लाभ उठाना उचित नहीं समझा, यद्यपि नेपाल ने उससे सहायता की याचना की थी। इस प्रकार तृतीय मराठा युद्ध के अवसर पर भी नागपुर के भोसले, 1825 में भरतपुर के जाट को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने से इनकार कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने सच्ची मैत्री का परिचय नहीं दिया। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के बहावी जाति के अफगानों ने रणजीत सिंह के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया था। अंग्रेजों को इसकी जानकारी भी मिल चुकी थी, फिर भी उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं किया। अंग्रेजों ने चाहते थे पठान लोग रणजीत सिंह का विरोध करते रहे, जिससे उनकी शक्ति कमजोर होती जाए। 1831 के बाद दोनों पक्षों के मध्य कुछ ऐसी समस्या आई जिससे अंग्रेजों के दबाव तथा धमकी के सामने रणजीत सिंह को घुटने टेकने पड़े, अर्थात अपने हितों का त्याग कर उसे मित्रता निभाने के लिए विवश होना पड़ा। पहली समस्या सिंध की थी। रणजीत सिंह अपने राज्य के दक्षिण में स्थित सिंध क्षेत्र पर अपना अधिकार में लाना चाहता था। सिंध में अमीर अफगानिस्तान के शासकों को अपना नाम मात्र का शासक मानते थे, अन्यथा वे स्वतंत्र शासकों की भांति शासन कर रहे थे। सिंध के अमीरों में आपसी एकता का अभाव था, अतः वे रणजीत सिंह का सामना करने की स्थिति में नहीं थे। रणजीत सिंह का मानना था कि अमृतसर की संधि के द्वारा केवल सतलज पार बढ़ने की मनाही थी, दक्षिण दिशा और अपने राज्य का विस्तार करने को वह स्वतंत्र था। उधर अंग्रेज स्वयं सिंध पार अपना नियंत्रण कायम करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने बर्न्स नामक अधिकारी को रणजीत सिंह के लिए कुछ उपहार देकर सिंध नदी के मार्ग से भेजा। उसके इस मिशन का वास्तविक ध्येय सिंध की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना था। इसके बाद 1831 में कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोपड़ नामक स्थान पर महाराजा रणजीत सिंह से व्यक्तिगत मुलाकात की। इस मुलाकात के समय पुरानी मित्रता की दुहाई दी जाती रही। इसी समय अंग्रेज अधिकारी पॉन्टिंगर सिंध के अमीरों से संधि करने का प्रयत्न में जुटा हुआ था। बेंटिंग ने रणजीत सिंह को अपना वास्तविक इरादा नहीं बताया। वह उसे केवल इतना कहा गया कि सिंध के अमीरों के साथ कंपनी के व्यापारिक संबंध तय हो गए हैं। अंग्रेजों ने इस संबंध में दोहरी चाल चली। रणजीत सिंह को बार बार चेतावनी दी जाती रही कि वह सिंध की तरफ बढ़ने का प्रयत्न न करें, और सिंध के अमीरों से कहा गया कि रणजीत सिंह और उसके राज्य पर आक्रमण करने वाला ही है और इसका आक्रमण से बचने का एकमात्र रास्ता है कंपनी के संरक्षण में आना। फलस्वरूप सिंध के अमीर कंपनी के चुंगल में फंस गए और रणजीत सिंह के हाथ से अवसर निकल गया, यानी आगे बढ़कर अमीरों को डराया कि रणजीत सिंह आप आक्रमण करेगा, आप हमारे संरक्षण में आ जाओ। तो वो बेचारे रणजीत सिंह के डरकर अंग्रेजों की शरण में चले गए और इसी अवसर की तलाश में थे अंग्रेज। इसी समय आसपास रणजीत सिंह ने शिकारपुर पर अधिकार जमाने का प्रयत्न किया, परंतु अंग्रेजों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। 1832 में अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया। यद्यपि वे फिरोजपुर पर रणजीत सिंह के दावे को पहले स्वीकार कर चुके थे। अंग्रेजों के लिए फिरोजपुर सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर से 40 मील दूर ही था। यहाँ से लाहौर पर दाव मारना आसान था। अंग्रेजों ने इस शत्रुतापूर्ण कार्य को भी रणजीत सिंह ने चुपचाप सहन कर लिया, जिससे उसकी विवशता स्पष्ट हो जाती है। आखिरी महत्वपूर्ण समस्या थी अफगानों की। 1809 में अफगानिस्तान के तात्कालिक शासक शाह शुजा को उसके भाई मोहम्मद शाह ने पदच्युत कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। शाह शुजा भागकर भारत चलाया और अंग्रेजों की शरण में रहने लगा। 1818 में उसने कश्मीर के गवर्नर की सहायता से अफगानिस्तान पर सिंहासन पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली।
पेशावर पर अपना अधिकार जमा लेने के बाद रणजीत सिंह ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का सिंहासन दिलवाने में उसकी सहायता करने का प्रस्ताव रखा। अफगानिस्तान का सिंहासन पुनः दिलाने के लिए प्रस्ताव रखा, परंतु अंग्रेजों की रुचि ने देखकर शाह शुजा उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 1832 ईस्वी में अफगानिस्तान की परिस्थितियां पुनः शाह शुजा के अनुकूल होने लगी। रणजीत सिंह ने शाह शुजा को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया, परंतु अफगानिस्तान के तात्कालिक शासक दोस्त मोहम्मद ने शुजा को परास्त कर खदेड़ दिया। 1836-37 में दोस्त मोहम्मद ने रूस से मैत्री बढ़ाना शुरू किया, जिससे अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने शाह शुजा को अफगानिस्तान से बिठाने का फैसला किया, परंतु इसके लिए रणजीत सिंह के सहयोग की आवश्यकता थी। फलस्वरूप 26 जून 1818 को अंग्रेज शाह शुजा और रणजीत सिंह के बीच संधि हुई। संधि के अनुसार शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बनना तय हुआ। शाह शुजा ने अफगानिस्तान में रणजीत सिंह द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ दिया। शाह शुजा ने अफगानिस्तान में रणजीत सिंह द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर दावा छोड़ दिया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को कहा कि शिकारपुर पर उसका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही जलालाबाद पर अधिकार जमाने की अनुमति दी जाएगी। इस पर रणजीत सिंह ने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेजों ने धमकी दी कि यदि हस्ताक्षर नहीं करेगा तो अंग्रेज अपनी तरफ से इस योजना को कार्यान्वित कर देंगे। विवश होकर रणजीत सिंह को विष का घूंट पीना पड़ा और अनिच्छा के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। सत्य तो यह है कि अफगानिस्तान के प्रति किसी भी ब्रिटिश नीति से रणजीत सिंह कोई खुश नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह स्वयं अफगानिस्तान को नियंत्रित करना चाहता था। परंतु दूसरी तरफ अंग्रेज भी ऐसा चाहते थे। उन्हें एक तरफ से रूस का भय लग रहा था, तो दूसरी तरफ सिखों के शत्रु अफगानों से मैत्री करके सिखों को भी अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। इस प्रकार हमने देखा कि रणजीत सिंह का शासन में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार अंग्रेजों ने आगे बढ़कर रणजीत सिंह के ऊपर दबाव डालते गए और संधि कर ली, और संधि की ऐसी बातें थी जो भी रणजीत सिंह को स्वीकार करनी पड़ी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रणजीत सिंह के शासन के बारे में। रणजीत सिंह के शासन का स्वरूप एक तंत्रीय था। वह संपूर्ण सत्ता का केंद्र बिंदु था और शासन के समस्त अधिकार उसी के हाथ में थे। राज्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले में उनका निर्णय अंतिम होता था। रणजीत सिंह अपने अधिकारियों के कार्यों को पूरी निगरानी रखता था। उसके शासनकाल में अधिकारियों को अनैतिक उपायों से धन संपत्ति जुटाने का अवसर नहीं दिया जाता था। प्रत्येक अधिकारी की मृत्यु होने पर उसकी धन संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले लेती थी और मृत अधिकारी के परिवार को भरण पोषण लायक धन दे दिया जाता था। राज्य की सेवाओं और विशेषकर उच्च पदों की योग्यता का महत्व दिया जाता था और सिखों के अलावा अन्य लोगों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। डोगरे अधिकारियों में ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह नामक 3 भाइयों और ध्यान सिंह का लड़का हीरा सिंह मुख्य थे। मुस्लिम सरदारों में फकीर अजीजुद्दीन, नूरुद्दीन प्रमुख थे। यूरोपियन में वेंचुरा अलार्ड प्रमुख थे। इससे स्पष्ट है कि रणजीत सिंह ने गुरुमत अर्थात सिखों की प्रजातांत्रिक पद्धति को महत्व नहीं दिया और निरंकुश शासन की स्थापना की थी। रणजीत सिंह का निरंकुश शासन मध्यकालीन शासकों की भांति स्वेच्छाकारी नहीं था। वह उदार शासक था जिसमें राज्य के सभी समुदायों वर्गों का कल्याण का ध्यान रखा जाता था। स्वयं रणजीत सिंह अपने आप को खालसा का प्रतिनिधि मानता था। कन्निंगम ने लिखा है कि उसने अपने प्रत्येक कार्य के लिए प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि वह गुरु के लिए तथा सिख समुदाय के लिए हित के लिए कार्य कर रहा है। वह आज्ञा पत्र जारी करते समय केवल सरकार या सरकार खालसा शब्द का ही प्रयोग करता था और अपने नाम के सिक्के नहीं डलवाए। उन पर सिक्कों पर नानक सहाय या गोविंद सहाय अंकित करवाया था और उसने सिखों की भावनाओं का आदर करते हुए अपने लिए आडंबरपूर्ण पदवियों का प्रयोग नहीं किया। उसने धार्मिक कट्टरता का भी प्रोत्साहन नहीं किया। वह स्थानीय प्रशासन तथा लोगों के जनजीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। प्रजा की शिकायतें वह स्वयं सुनता था। उन शिकायतों की जांच पड़ताल स्वयं के द्वारा की जाती थी और संबंधित अपराधियों को कानून की अनुसार सजा दी जाती थी। अपराध सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती थी। इसलिए उसके प्रशासन में प्रजा सुखी एवं संतुष्ट थी। इस प्रकार हमने इस क्लास में देखा कि किस प्रकार रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की और संधि की धाराएं अंग्रेजों के अनुकूल ही थी और धीरे धीरे वह रणजीत सिंह पर अधिकार जमाते गए और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद स्थितियां यह हो गई कि उसका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था और पंजाब का सिख राज्य जो था वह अंग्रेजी शासन में विलय हो गया।
तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट महाराजा रणजीत सिंह और अमृतसर की संधि। क्लियर? इस क्लास में इतना ही। इससे आगे वाली क्लास में हम इससे आगे और देखेंगे रणजीत सिंह का शासन प्रबंध किस प्रकार का था और किस प्रकार अंग्रेजों ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया आदि विस्तृत जानकारियाँ हम इससे अगली वाली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद। और मम्मी कितना मेहनत, मम्मी कितनी घूमता में सब